Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the moment of inertia of a rod about its axis which passes through its center and दूसरा एक्सिस जो इसकी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज से पास हो रहा है। इन दोनों के अराउंड इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसके अंदर हम लोग जो इसकी लेंथ लेते हैं वो एल लेने का कोशिश करें, क्योंकि जो 2a अगर हम लोग लेते हैं ना तो उस केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग इसको एल के फॉर्मूले से याद रखेंगे कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अबाउट द एक्सिस विच पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज। तो ये हमारा रॉड है। इस रॉड का जो दो पॉइंट है लास्ट वाले ओ और इसको कुछ भी मान लो, तो ओ से निकलने वाला जो ये एक्सिस है इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग एक्स डिस्टेंस पर एक मास लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जो विड्थ जिसकी है dx, और हम लोग इसका जो ये m हमने माना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इसके अंदर जो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या है, एल है, इसका मास क्या है, एम है। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम और एल की टर्म में ही होगा। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी मास अपॉन लेंथ। हम डेंसिटी तीन तरीके से लेते हैं, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया एंड मास अपॉन वॉल्यूम। जो भी हमारा जिस तरीके का भी बॉडी है उस केस में वो वाला लेंगे। तो इस केस में हमारी जो बॉडी है वो 1D बॉडी 2D बॉडी है। तो एम अपॉन एल, एक सिर्फ इसके अंदर लेंथ लेंथ है, इसका कोई एरिया नहीं है। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एल। अब हम लोग एक्स डिस्टेंस पर जो dx हमने लिया है तो उसका मास है dm। तो dm बराबर क्या होगा, रो इंटू dx। dx कैसे, dx इसकी जो है वो विड्थ है वो है। तो हम लोग जो डेंसिटी से इसको गुणा करेंगे रो इंटू dx तो वो हमारा dm आ जाएगा। ये किस तरीके से हो गया, जैसे मान लो ये 10 यूनिट की एक रॉड है और इसका मास जो 2 यूनिट है उसका मास कितना होगा। तो यदि 10 यूनिट का मास हमारा 50 है तो 1 यूनिट का मास हमारा होगा 5। तो इस तरीके से 2 यूनिट का मास हो जाएगा हमारा 10। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है ये एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो डीएम हमारा हो गया रो एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एंड डीएम हमारा क्या हो गया, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और हमेशा ट्राई करो कि जो हम लोग एम आर स्क्वायर लिखते हैं ना इसको कोशिश करो कि आर स्क्वायर डीएम लिखने की कोशिश करें हम लोग, क्योंकि जो डीएम के अंदर होता है वही हमारे जो डी एक्स डी वाई जो इंटीग्रेशन के टर्म आते हैं वो इसमें आते हैं। हम लोग इसको पीछे लिखते हैं तो हम लोग डी एक्स डी वाई को पहले लिख देंगे और ये पीछे आ जाएगा। तो ट्राई टू राइट आर स्क्वायर बिफोर डीएम। तो एम अपॉन एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू जीरो से एल तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो एम अपॉन एल एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट लगाई हमने जीरो टू एल तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो ये चीज याद रखने की है हमको कि इस वाले जो एक्सेस से निकलने वाला ये जो एक्सेस है इससे जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा एम एल स्क्वायर अपॉन 3। अब एक तरीका और है, एक पार्ट और है कि हम लोग को इस एक्सिस के अराउंड निकालना है। इस एक्सिस के अराउंड निकालने के लिए हम लोग करेंगे, बट इसके अंदर लिमिट क्या होगी, देखिए इस तरीके से -L/2 टू L/2। इसके अंदर लिमिट क्या थी, जीरो टू एल। तो हमने जीरो टू एल तक इंटीग्रेट किया, इसमें हम लोग -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेम सब कुछ हम लोग सेम करेंगे, बस -L/2 से L/2 तक लिमिट रहेगी। तो उससे क्या होगा, एम अपॉन 3L एल क्यूब अपॉन 8 प्लस एल क्यूब अपॉन 8। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो गया। अब देखिए ये तो हमने नॉर्मल जनरल मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हमको पता है कि एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड पता है, मान लो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है, तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल में एक्स डिस्टेंस पर कुछ भी है, आर डिस्टेंस पे कुछ भी एक्सिस है जो इसके पैरेलल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के, तो हम लोग मान लो ये आई बाई है तो आई बाई इज इक्वल टू आई जी प्लस इस बॉडी का मास इनटू जो इसकी डिस्टेंस है, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। तो इस केस में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज करके दोनों को निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में, उसमें भी ये यूज होता है। एक हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है जो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज में आप लगा सकते हो, 2D बॉडीज में। ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेयर है, स्पेयर के एक्स एक्सिस से निकलने वाला
जो एक्सेस है ओ एक्स है, ओ वाई है और ओ जेड है। इन तीनों में ओ आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ये इस केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ ये प्लेनर बॉडीज के लिए है। तो हम लोग उसको आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस केस में हमने ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, आई एल स्क्वायर अपन 12 और एम एल स्क्वायर अपन 3। अब मान लो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इससे यहाँ पे जाना होता, तो ये क्या होता हमारा, मान लो ये है आई वाई, ये है आई जी। तो आई वाई बराबर क्या हो जाता, आई जी प्लस एम, और डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो L/2 का स्क्वायर, यही तो है इसकी डिस्टेंस, यहाँ से L/2 है। तो आई जी क्या है हमारा, ml² अपॉन 3। आई बाई इज इक्वल टू आई जी हमारा ml² अपॉन 12 है, और ये हो गया हमारा ml² अपॉन 4। तो 12, 4/12 ml² और 1/3 ml²। तो हमने ये ml² अपॉन 3 आ गया हमारा इस एक्सिस के अराउंड। इसी तरीके से हमको अगर मान लो ये पता हो ml² अपॉन 3, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। उस केस में जो हमारा ml² अपॉन 4 है वो माइनस हो जाएगा, और उससे ml² अपॉन 12 हो जाएगा। अगर देखना है तो जैसे आई जेड ये हमारा एक्सिस है जिसके अराउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये सेंटर ऑफ मास से निकलने वाला है। तो आई जेड इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। तो इस केस में ml² अपॉन 3 बराबर क्या होगा, ml² अपॉन 12 प्लस ml² अपॉन 4, ये वाली जो डिस्टेंस है। और इसी तरीके से यदि हमको ये पता हो तो ICM लिख लेंगे हम लोग, और ml² अपॉन 4 इधर जा करके डिडक्ट हो जाएगा। तो ICM इज इक्वल टू ml² अपॉन 3 माइनस ml² अपॉन 4। ये हो जाएगा हमारा ml² अपॉन 12। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में।